हम लोगों ने कल कहाँ तक किया था? तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पे थोड़ी सी बात की थी, उसके बाद विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ, राइज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, इस पे बात कर ली थी। फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, रेलवे का विकास होगा, स्टीम इंजन का विकास होगा। इसने क्या किया, ट्रेड एंड कॉमर्स को और बढ़ावा दिया, राइट। फिर बात की गई थी कि टेलीग्राफ की सुविधाओं ने भी चीजों को बढ़ाया तेजी से, और नई उत्पादन तकनीकें, असेंबली लाइन का उद्योगों की दक्षता पर प्रभाव पड़ा। असेंबली लाइन समझते हो आप लोग? अभी नहीं समझते हो, ठीक है। उसके बाद 19वीं सदी में उपनिवेशवाद हम लोगों ने देखा था। फिर रिंडरपेस्ट और कैटल प्लेग देखा था। तो कैटल प्लेग के संदर्भ में कहां के संदर्भ में इस पे बात की थी हम लोगों ने? कैटल प्लेग के संदर्भ में कि अफ्रीका में इन बीमारियों के कारण क्या हुआ, मवेशी या जो कैटल थे वो मरने लगे। इसके कारण लाइवलीहुड का संकट उत्पन्न हो गया, वहां पर क्राइसिस सिचुएशन आ गई। इस क्राइसिस सिचुएशन के कारण जो प्रतिरोध करने की शक्ति थी, जो रेजिस्टेंस अंग्रेजों के खिलाफ या जो यूरोपियंस थे उनके खिलाफ जो प्रतिरोध की शक्ति थी, वो क्या हो गई, सीमित हो गई। इन सब पे हम लोगों ने बात की थी। अगला लिखो इसमें, भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना, लिखो माइग्रेशन ऑफ इंडेंचर्ड लेबरर्स फ्रॉम इंडिया। इंडेंचर्ड, INDENTURED, मतलब अनुबंधित, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। तो ये श्रमिक कहाँ जा रहे थे? हाँ, बाहर के देशों में। इस पे नहीं नोट कराया था ना कुछ इसमें? देखो हो क्या रहा था, जो यूरोपियन हैं, जो यूरोपियन हैं उनको खेती किसकी करनी है, प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप यानी बागानी, बागानी कृषि करनी। इसके लिए क्या चाहिए इनको, लेबर चाहिए। तो पहले क्या था, पहले दास प्रथा लागू थी। दास प्रथा में क्या करते थे ये लोग, अफ्रीका से या अन्य देशों से लोगों को पकड़ कर लाते थे और जबरदस्ती क्या करते थे, यहाँ पर काम करवाते थे। तो जब विश्व में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया, दास प्रथा जो स्लेवरी थी वो समाप्त हो गई, दास प्रथा समाप्त हो गई, तो ये हुआ कि भाई अब खेती कैसे की जाए। तो जो, और खासकर बागान मालिक कौन है, ये सब यूरोपियंस हैं, ठीक है, यूरोपीय लोग हैं। इनके लिए क्या चुनौतियां थी कि किस तरह से अपनी बागानी कृषि को क्या करें, बढ़ावा दें। अब जो लेबर लाएंगे, काम कराएंगे सपोज करो, तो उनको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो जो इनका लाभ होगा वो क्या होगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो इन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि क्या करेंगे कि परमिट परमिट जारी करेंगे, और उस परमिट के थ्रू 5 साल के लिए क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। उस परमिट को क्या कहा जाता था, गिरमिट कहा जाता था। इसलिए जो मजदूर जाते थे उनको क्या कहा जाता, गिरमिटिया मजदूर। क्या कहा जाता था, गिरमिटिया लेबर कहा जाता था, राइट। तो इनको बागानों में ले जाते थे और वहां पर काम कराते थे। ये सारी व्यवस्थाएं क्या थी, इस काल में देखने को मिलती। क्या कोई ऐसे ही जाना चाहेगा कि 5 साल के लिए? तो क्या करते थे, कुछ बिचौलिए होते थे जो क्या करते थे, अंग्रेजों के लिए सेटिंग करते कि नहीं तुमको रोजगार मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी और चलो हमारे साथ।
तो उनको बताते नहीं थे कहां ले जा रहे हैं तुमको, ठीक है, बताते नहीं थे कहां ले जा रहे हैं, कितना दिन लगेगा, बस ले जाते थे। और कुछ लोगों को क्या करते थे, अपहरण कर लेते, पकड़ लेते थे, जबरदस्ती लेकर चले जाते थे और वहां छोड़ देते थे। अब तुम फिजी से आ पाओगे तैरकर, मारिशस से आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। तो 5 साल क्या होता था, इन लोगों को वहीं रहना पड़ता था। जब वहां ये जाते थे तब इन्हें एहसास होता था कि जहां थे वहां बेहतर स्थिति में थे। ना तो वहां रहने की सुविधाएं बेहतर थी, ना तो कोई बेसिक जो सोशल नीड्स होती हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब भी कुछ नहीं है। एजुकेशन होगा ही नहीं क्योंकि काम कराने के लिए ले जा रहे हैं इनको। तो कोई सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा जैसी चीजें यहाँ पर नहीं थी। इनका एक्सप्लॉयटेशन इस तरह से भी हो रहा था, राइट। तो कहा गया, कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की, इस प्रणाली की आलोचना की, आपने स्लेवरी तो खत्म कर दी, दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया, लेकिन दूसरे रूप में शोषण अब भी हो रहा है। आप 5 साल किसी को ले जा रहे हो, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, तो ये भी तो दास प्रथा है। जो पैसा दे रहे हो वो भी कम है, तो कहने के लिए तो दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। दास प्रथा में ये होता था कि पकड़ के ले जाते थे, वहीं पूरी जिंदगी तुम्हें काम करना है। अभी क्या है, 5 साल के लिए करना है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं क्या थी, बनाई गई थी, राइट। तो भारतीयों में इनके प्रति क्या होगा, संतोष होगा या असंतोष होगा, जाहिर सी बात है असंतोष होगा। क्योंकि ग्रामीण समाज में क्या देखा जाता कि जिसने समुद्र पार कर लिया वो क्या हुआ, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, राइट। तो सामाजिक रूप से स्वीकार्य ऐसी चीजें नहीं थी, या धार्मिक रूप से स्वीकार्य ऐसी चीजें नहीं थी। ये क्या करेगा, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करेगा या मजबूत करेगा, राष्ट्रीय आंदोलन को ये चीजें और मजबूत करेंगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लिखो, आफ्टर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा के समाप्त होने के बाद यूरोपियन प्लांटर्स नीडेड cheap labor, needed cheap labor for their colonies, गुलामी के उन्मूलन के बाद यूरोपीय बागान मालिकों को, वही 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 गुलामी या दास प्रथा एक ही चीज, दास प्रथा के समाप्त होने के बाद यूरोपीय बागान मालिकों को अपने उपनिवेशों, यूरोपियन प्लांटर्स नीडेड चीप लेबर फॉर देयर कॉलोनीज, ब्रैकेट में कॉलोनीज के ब्रैकेट में लिखो कैरेबियंस, मॉरिशस एंड फिजी, उपनिवेशों ब्रैकेट में कैरेबियन द्वीप, मॉरिशस, फिजी, ब्रैकेट क्लोज, के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता थी, के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता थी। हाँ, किसकी, अच्छा नेम कैरेबियन, CARIBBEAN, कैरेबियन कामा, मॉरिशस MAURITIUS, मॉरिशस कामा, फिजी FIJI। लिखो, इंडिया बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ
इंडेंचर्ड लेबर्स, भारत अनुबंधित श्रमिकों का एक प्रमुख स्रोत बन गया। इंडिया बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ इंडेंचर्ड लेबर्स, एक प्रमुख स्रोत बन गया जिन्हें अनुबंध के ब्रैकेट में गिरमिट लिख लो, गिरमिट, who were recruited under contracts ब्रैकेट में गिरमिट, कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रैकेट में गिरमिट, जिन्हें अनुबंध ब्रैकेट में गिरमिट के तहत भर्ती किया जाता था, जिन्हें अनुबंध या गिरमिट के तहत भर्ती किया जाता था। देखो, these laborers faced harsh working conditions, इन श्रमिकों को विदेशों में कठोर काम करने की स्थिति, these laborers faced harsh working condition, low wages and social discrimination इन कॉलोनीज, इन श्रमिकों को विदेशों में कठोर काम करने की स्थिति, कम मजदूरी और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। लिखो, ओवर टाइम कामा they formed Indian diaspora communities, समय के साथ उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदायों का गठन किया, भारतीय प्रवासी समुदायों का गठन किया। और नए वातावरण में ढलते हुए formed Indian diaspora community, preserving their culture while adapting to new environments, उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदायों का गठन किया, नए वातावरण में ढलते हुए अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा। हाँ, एडाप्टिंग टू न्यू इन्वायरमेंट्स, नए वातावरण में ढलते हुए अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा। यहाँ ये लोग क्या करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत सारे जो श्रमिक होंगे, चूंकि भारत से गए हैं तो कल्चरल सिमिलरिटी है, तो ये लोग क्या करेंगे, वहां रामचरितमानस के पाठ का मंचन करेंगे, राइट। उनके साथ मिलकर और उत्सव मनाएंगे जो वहां के लोकल कम्युनिटी हैं, तो कुछ हमारे यहाँ का कल्चर और कुछ उनका कल्चर, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं कल्चरल एसिमिलेशन देखने को मिलेगा। कुछ वो हमारा कल्चर अडॉप्ट करेंगे, कुछ हम उनका अडॉप्ट करेंगे, राइट। तो वहां ये क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को खत्म नहीं कर रहे हैं,
वो उनके साथ क्या हो रहे हैं, समायोजित हो रहे हैं, राइट, उनके साथ अडॉप्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं वो उनके साथ वहां पर बने रहेंगे, जो आज भी उन देशों में क्या होता है, दिखाई देता है। चाहे वो मॉरिशस हो, फिजी हो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो हो, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर भारतीय कल्चर को ठीक ठीक रूप में देखा जा सकता है, उनके बैलूज को वहां पर देखा जा सकता है। अब अगर कोई अमेरिका में किसी का पैर छू रहा है तो हमें सामान्य लगता है ना, लेकिन वो सामान्य बात नहीं है। मतलब वैल्यू क्या है, जो कल्चर संस्कृति का पार्ट है वो वहां गया है। जरूर उसके घर का कोई व्यक्ति या हो सकता है वो भारतीय ओरिजिन का व्यक्ति हो, कोई अमेरिकन ऐसा नहीं करेगा ना, लेकिन भारतीय ओरिजिन का होगा तो हो सकता है उसके वैल्यूज क्या हो, ट्रांसफर हुई हो, राइट। तो ये चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। और भारतीय विदेश नीति का सब ये सब क्या करेंगे, भारतीय विदेश नीति को और मजबूत करने में मदद करते हैं। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, इंडियन डायस्पोरा जैसे एक टर्म आया है ना, डायस्पोरा का मतलब क्या होता है कि भारतीय समुदाय जो अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, बिखरा हुआ, तो वो हमारे सभ्यता संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी जो परंपराएं हैं उनका वाहक होता है, उनको उनका कैरियर होता है, उनको वो बाहर के देशों में ले जाएगा। आप अकेले नहीं चलते हो, जब आप अकेले चलते हो तब भी आपके साथ क्या है, आपके बैलूज चल रहे हैं, आपके जो फैमिली बैलूज हैं वो आपके साथ चलते हैं, यात्रा करते हैं। आपने जो सीखा है, जो संस्कृतियां बचपन से अर्जित की हैं, समाज से जो आपने सीखा है वो भी आपके साथ चलती हैं। तो जब ये लोग यात्रा करेंगे तो ये भी बैलूज को क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे और धीरे धीरे वहीं बस जाएंगे, तो वो बैलूज क्या होंगी, बनी रहेंगी वहां। कई देशों के लोग हो सकता है वहां आए रहे हों, भारत के लोग भी आए होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, कल्चरल एसिमिलेशन देखने को मिलता है, कई देशों के कल्चर एक साथ ऐसे देशों में देखे जाते हैं। जैसे नीचे अपना छोटा वाला देश है श्रीलंका, तो श्रीलंका में भी बागानी कृषि अंग्रेज कराते थे, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉपिंग वहां भी होती थी। तो वहां तमिलनाडु से लोगों को ले जाते थे, तो वहां की जो मूल निवासी हैं वो सिंहली हैं। तमिलनाडु के जो मूल निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है, सिंहली। और यहाँ से जो लोग गए वो कौन लोग हैं, वो तमिल के हिंदू हैं और मुस्लिम। तो वहां बौद्धिस्ट कम्युनिटी है और मुस्लिम समुदाय भी वहां है, और वही लोग हैं जो कहाँ से गए हैं, तमिलनाडु से लोग गए हैं। तो वहां की मूल कम्युनिटी कौन सी है, सिंहली। तो प्लांटेशन क्रॉप करने ये लोग गए थे वहां पर। तो ऐसी चीजें क्या होंगी, देखी जाएंगी, और ये हर तरह के प्रभाव, हर तरह का भारतीय प्रभाव वहां पर पहुंचाएंगी, जो वर्तमान में भारतीय विदेश नीति को और मजबूत करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल यूपीएससी मेंस में पूछता है। प्री में भी कई बार सवाल पूछ सकता है कि कहाँ कौन कौन से देश में ऐसी चीजें पाई गई, या बागानी कृषि करने के लिए कहाँ कहाँ अंग्रेज इन्हें ले गए थे भारतीयों को। तो गिरमिटिया शब्द याद रहेगा ना, ठीक है। अगला लिखो, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, विदेश में भारतीय उद्यमी, यही हेडिंग है ना अगली, विदेश में भारतीय उद्यमी। अभी विदेशों में जो भारतीय थे उनको हम क्या कह रहे थे, डायस्पोरा कह रहे थे। क्या कह रहे थे, डायस्पोरा, कि भारतीय लोग जो बाहर रहे। डायस्पोरा का मतलब बिखराव होता है, जैसे हम सीड जब खेतों में सीड ऐसे बोते हैं ना, तो वो भी क्या है, बिखराव है ना। तो ऐसे जो भारतीय लोग बाहर हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डायस्पोरा कहा जाता है। एक नीति हमारी होती है कि विदेशों में जो
एक भारत की विदेश नीति होती है और दूसरा विदेशों में जो भारतीय होते हैं उसके संदर्भ में भी हमें पढ़ना होता है। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनता है मुख्य परीक्षा में, राइट। और इसके प्रभाव के संदर्भ में ही बनता है क्वेश्चन, किसका क्या प्रभाव रहा है। तो ये लोग तो मजदूरी करने गए थे, भारत के आजादी के बाद बहुत से लोग अवसर की तलाश में गए, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, बहुत लोग गए हैं। जैसे नासा है, पेंटागन है, जैसे हमारे यहाँ डीआरडीओ है, उसे अमेरिका में पेंटागन है। तो वहां पर क्या है, भारतीय साइंटिस्ट काम कर रहे हैं बहुत सारे, वो हैं भारतीय मूल के। लेकिन चूंकि इतनी सैलरी भारत में नहीं थी, वहां बहुत अच्छी सैलरी थी, तो लोग चले गए वहां। अब जब चले गए हैं, वहां रह रहे हैं, उन्होंने घर बना लिया, उनकी पीढ़ियां वहां रह रही, तब भी हम चाहते हैं वो हमसे जुड़े रहें, क्योंकि भारतीय विदेश नीति को वो क्या करेंगे, प्रभाव प्रभाव डालेंगे। वहां अगर वो मजबूत स्थिति में होंगे तो अपनी सरकारों को भारत के प्रति सॉफ्ट पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर कर, कि भाई भारत के प्रति जो है, कोई लीडर अगर बड़ा बन जाता है, भारतीय मूल का रहा हो सकता है 2 पीढ़ी पहले गया हो, तो हमारे यहाँ क्या होता है, गर्व की बात मानी जाती है उसको। जैसे सुनीता विलियम्स थी, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़ते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तमाम पुराने साइंटिस्ट हैं जो, उनसे हम सहायता लेते हैं, इसरो में, डीआरडीओ में। सोचो यहाँ इसरो डीआरडीओ में हमारे यहाँ बी ग्रेड के लोग काम करते हैं, तब इतना बेहतर काम करते हैं वो, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, विदेश में भारतीय उद्यमी। लिखो, इंडियन मर्चेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, भारतीय व्यापारी और उद्यमियों, भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों, ब्रैकेट में जैसे सिंधी और गुजराती व्यापारी, जैसे सिंधी और गुजराती व्यापारी। इंडियन मर्चेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, ब्रैकेट में लाइक सिंधी एंड गुजराती ट्रेडर्स, ब्रैकेट क्लोज, इस्टेब्लिश्ड नेटवर्क्स, सिंधी और गुजराती व्यापारी ने दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में नेटवर्क स्थापित किए, और मध्य पूर्व में नेटवर्क स्थापित किए, मध्य पूर्व में नेटवर्क स्थापित किए। Established network in South East Asia, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में नेटवर्क स्थापित किए। तो बहुत सारे कौन हैं, गुजराती और सिंधी ट्रेडर्स हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग व्यापार कर रहे हैं। अब व्यापार कैसे करेंगे ये लोग, बहुत दूरी का व्यापार कर पाएंगे, तो बहुत दूरी का व्यापार नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि दूरी नहीं है, एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट का मतलब समझ रहे हो, कौन सा रीजन है, हाँ हाँ, जहां लड़ाई चल रही है वो मिडिल ईस्ट है, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट में क्या है, मिडिल ईस्ट के देश हैं, वहां स्थल मार्ग से भी जा सकते हो, सीमित दूरी का जल मार्ग है, अरब सागर पार करके भी वहां जा सकते हो। अफ्रीका भी इधर से हिंद महासागर से जाओगे तो पहुंच जाओगे, राइट। साउथ ईस्ट एशिया में भी व्यापार कर रहे हैं ये, तो छोटी दूरी का व्यापार ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। तो कुछ गुजराती और सिंधी ट्रेडर्स हैं, खासकर सिंधी ट्रेडर्स, जो सिंधियों के संदर्भ में आप देखो, सभी सिंधी खेती करते सिंधियों को नहीं पाओगे आप लोग, वो ज्यादातर आपको व्यापार वाणिज्य करते ही मिलेंगे, ठीक है। सिंधी समझ रहे हो ना, हाँ, क्या समझा, सिंधी पाकिस्तान के सिंध प्रांत ओरिजिन के लोग हैं, ठीक है, जो भारत में पाए जाते हैं।
और लिखो आगे, दे ट्रेडेड इन गुड्स लाइक, वे अक्सर मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए, दे ट्रेडेड इन गुड्स लाइक टेक्सटाइल, स्पाइस एंड प्रीशियस स्टोन्स, वे अक्सर मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए वस्त्र, मसाले और कीमती पत्थरों जैसे सामानों का व्यापार करते थे। कीमती पत्थरों जैसे सामानों का व्यापार करते थे। अब धीरे धीरे क्या होगा, उसी में कुछ लोग सफल हो जाएंगे। सारे लोग व्यापार करने वाले सफल नहीं होते हैं। लिखा, वस्त्र, मसाले और कीमती पत्थरों जैसे सामानों का व्यापार करते थे। प्रीशियस स्टोन ऑफन एक्टिंग एज इंटरमीडियरीज, ऑफन एक्टिंग एज इंटरमीडियरीज। लिखा, लिखो, कुछ सफल उद्योगपति और फाइनेंसर बन गए। सम became successful industrialist and फाइनेंसर। उद्योगपति और फाइनेंसर का मतलब जो फाइनेंस करे ना, जो ऋण दे। इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फाइनेंसर्स कामा कंट्रीब्यूटिंग टू लोकल इकोनॉमीज। उद्योगपति और फाइनेंसर बन गए जिन्होंने स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। लिखो, देयर इंटरप्राइजेज हेल्प्ड लिंक इंडियन कॉमर्स विथ ग्लोबल मार्केट। उनके उद्यमों ने भारतीय वाणिज्य को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में मदद की। देयर इंटरप्राइजेज हेल्प्ड लिंक इंडियन कॉमर्स विथ ग्लोबल मार्केट। क्या हुआ? उनके उद्यमों ने भारतीय वाणिज्य को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में मदद की। देखो, जो भी ट्रेड उस समय हो रहा है वो ऐसा तो है नहीं कि गांव का किसान जो कॉटन उगा रहा है वही उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो कुछ लोग होंगे जो क्या करते होंगे, किसानों से खरीदते होंगे, कलेक्ट करते होंगे, फिर उसको एक्सपोर्ट करते होंगे ना। तो यही लोग कौन है? व्यापारी हैं। ये लोग कौन है? व्यापारी हैं, राइट। ये लोग किसान नहीं है। तो ऐसी कुछ संख्या क्या थी, लोगों की थी। धीरे धीरे व्यापार से जब उन्होंने लाभ अर्जित किया तो छोटे छोटे उद्योगों को क्या करने लगे? सेटअप करने लगे, उद्योगों का सेटअप बनाने लगे। और वो सेटअप सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, राइट। ये लोग क्या करेंगे? दूर का व्यापार करेंगे। भारत में इंडस्ट्री लगाएंगे लेकिन बाहर पहले व्यापार कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, फिर इंडस्ट्री लगा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। किसान या जमींदार ये सब नहीं ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड करने वाले अलग लोग हैं। उसमें सिंधी हैं, गुजराती हैं, खासकर उसमें कोस्टल एरिया पर काम करने वाले लोग ज्यादा देखे जाएंगे। वो रॉ मटेरियल बाजारों से खरीदेंगे, कुछ बनाएंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तुम लोग, अच्छा, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो केक काट लो तुम लोग थोड़ा सा।
कहाँ थे हम लोग? देखो, कहीं भी कोई चीज हो तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए वहां से। ये भी लीडरशिप क्वालिटी है, राइट। एक कुछ लोग होते हैं समाज में कि वो या तो पीछे चलेंगे या तो बगल चलेंगे, भीड़ के साथ नहीं चलते हैं। एक ये क्वालिटी भी है, कई बार ये क्वालिटी के रूप में देखी जाती है। भीड़ भीड़ किसी रास्ते पे जा रहा है, हम कोई अलग रास्ता अपना रहे हैं, राइट। होता है ना। हो सकता हो भीड़ ने जो रास्ता अपनाया हो वो सरल रास्ता हो, क्योंकि बहुत लोगों का अनुभव साथ में जा रहा है ना। आप अकेले जा रहे हो सकता है आप गड्ढे में चले जाओ, या हो सकता है कोई आप नया रास्ता ढूंढ लो। तो इसके दोनों पहलू होते हैं, इसलिए कभी भी कोई ओकेजन हो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। ये डर खत्म करता है, और डर खत्म होना बहुत जरूरी है कि हमें बोलने में डर लग रहा है, हम कैसे अपनी बात कहें। कुछ लोगों की बात मैं आज तक नहीं सुन पाया, कि वो बोलते भी हैं कि पता नहीं बोलते होंगे कभी, है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। आज कर ले जाओगे, मान लो बाद में पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बनती है आपकी। आपका जो व्यक्तित्व निर्मित होता है वो एक दिन में नहीं होता है, कुछ समय लगता है उसमें। तो उसके लिए पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आप क्लास में बोलते हो वो अच्छी बात है, क्लास में डांट खाते हो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित होती है कि क्या ही होगा, थोड़ा बेइज्जती होगा और क्या होगा। वो मानसिक रूप से आपको मजबूत करता है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पाते हैं, हिलने कपने लगते हैं। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने ऐसे ही पढ़ा है, पढ़ तो लिया, किताबी ज्ञान हो गया, एग्जाम क्वालिफाई हो गया, अब इंटरव्यू आया, उसमें बहुत दिक्कत होती है ऐसे लोगों को, ठीक है। तो पर्सनालिटी का कोई पार्ट हो, हर चीज पर काम करो, उसमें बोलना भी शामिल है। अपनी बात आप कैसे रखते हो, और वो ऐसा नहीं होगा कि अचानक बोलना शुरू करोगे और बहुत अच्छा बोल ले जाओगे। धीरे धीरे बोलोगे, धीरे धीरे चीजें परिष्कृत होंगी। पहले गलत होगा, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। तो हमें जैसे तैयारी कराई जाती है तो प्री मेंस, सब कहते हैं कि प्री की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड है, कुछ अलग नहीं है। प्री मेंस इंटरव्यू कोई अलग नहीं, सब जुड़ा हुआ है। यहीं से कुछ हो सकता है मेंस के क्वेश्चन बन जाए, या यहीं से हो सकता है प्री के क्वेश्चन बन जाए। हो सकता है इंटरव्यू में यहीं से मेंस के क्वेश्चन पूछ लें, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि ग्लोबलाइजेशन जो है, लोग कहते हैं कि 1991 के बाद शुरू हुआ। ग्लोबलाइजेशन उसके पहले भी था, मुझे बताइए आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा। अब है एनसीईआरटी में लिखा, लेकिन दिमाग वहां नहीं काम किया तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना। तो इसलिए सभी क्षेत्रों पर अपने पर्सनालिटी पे हर क्षेत्र पर काम करो। तुम दोनों लोग, लड़का लोग, इन लोगों का हैंड इनके माउथ पर ही होता है। देखो अभी देख लो, दोनों लोग, यही हाथ था उसका भी इसका भी, ठीक है। तो थोड़ा सा इम्प्रूव करो चीजों को, और बोलना सीखो, क्लास में बोलो, पार्टिसिपेट करो, ठीक है। तो एक दिन रखवा दिया जाए ना तुम लोगों को, 10-10 मिनट यहाँ बोलना है। 5 मिनट, 5 मिनट जो है। हाँ पहले बता, नहीं ऐसे ही तुम्हें जो मन करे आके बोलो, अपने बारे में बोलो। अपने बारे बोलते थे ना, तो इसमें नहीं बोल सकते हो ऐसे। अपने बारे में बताओ 5 मिनट आके, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा सारा ज्ञान है। ये अब क्या बताऊं, फिर बताना कि फिर मेरे 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं। कहाँ तक थे हम लोग? हाँ, अगला लिखो। इंडियन ट्रेड
कोलोनियलिज्म एंड, हाँ, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था। देखो, इंडियन ट्रेड, कोलोनियलिज्म, तीसरा क्या है, एंड इंडियन ट्रेड, कोलोनिज्म, और तीसरा शब्द क्या है इसमें जोड़ा गया है, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी। क्या ये तीनों शब्द जुड़ रहे हैं? इंडियन ट्रेड क्या हो रहा था, इंपोर्ट किस चीज का हो रहा था, इंपोर्ट किस चीज का हो रहा था भारत में, और एक्सपोर्ट किस चीज का हो रहा था, इसको नोट करते चलना। इंपोर्ट किस चीज का था, हम लोग किस चीज का इंपोर्ट कर रहे थे, नहीं नहीं, वो मसाले तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट क्या कर रहे थे, कपास का इंपोर्ट कर रहे थे, कपास मंगा रहे थे, कपास भेज रहे थे हम ना, तो हम एक्सपोर्ट किस चीज का करेंगे, कॉटन का, राइट, टी का, चाय उगाएंगे, कॉटन, टी, ये सब, नील, नील की खेती होती थी पहले, क्या होती थी, नील की खेती होती थी, जो आज नील आता है, पहले कपड़ों में, कपड़ों को नीला किया जाता है हल्का सा ना, नील डाल के उसको, तो पहले ये क्या है, केमिकल है, पहले वो फसलों से प्राप्त किया जाता था नील, नील की खेती होती थी, तो इन सब का क्या है, एक्सपोर्ट हो रहा था। इंपोर्ट किसका होता था, इनका एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे थे, तो गुड्स, तो उसमें क्या था, टेक्सटाइल, कपड़े, वहां जो मिलों में कपड़े बनते थे वो क्या कर रहे थे, यहां पर आ रहे थे, यहां से रॉ मटेरियल जाता था और वहां से सामान बनकर आता था, और यही प्रक्रिया क्या कर रही थी, किसमें सपोर्ट कर रही थी, यही प्रक्रिया कॉलोनी बनने में सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि ये किसके लिए काम कर रहा है, ये इनको क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए, बेनिफिट चाहिए या लाभ चाहिए, इनको क्या चाहिए, लाभ, सॉरी लाभ चाहिए, तो लाभ किस रूप में इनको मिल रहा है, हमने क्या बताया, इसके कई कारण हो सकते हैं ना, उपनिवेशवाद के कई कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, कई कारण हो सकते हैं। जब कोई देश प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता स्थापित करके क्या करे, वहां के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करे या वहां के संसाधनों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करे, तो उसे क्या कहा जाता है, उपनिवेशवाद कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर स्टेब्लिश कर रहे हैं ना, और उस पॉलिटिकल पावर स्टेब्लिश करने में कौन मदद कर रहा है, पुलिस मदद कर रही है, जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, रेलवे बिछाया है, ट्रांसपोर्टेशन विकसित किया है, डाक एंड तार की व्यवस्था है, तो ये सब व्यवस्थाएं बनाकर भारत का क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, उपनिवेशवाद, राइट। ये सब प्रक्रिया है जिससे इसको क्या किया जाए, बढ़ावा मिले, इसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, और लाभ का सेंस यहाँ कौन सा है, इकोनॉमिक, आर्थिक, इकोनॉमिक। और ऐसे सभी देश शुरू करेंगे, अगर सभी देश इस तरह से करेंगे कि जहां पर, जिन देशों पर ज्यादातर जो औपनिवेशिक जो देश थे वो कहां थे, यूरोप के देश थे, और इन लोगों ने नियंत्रण जो प्राप्त किया था वो कहां के देश थे, ये सब देश थे। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, अगर अमेरिका अमेरिका को छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर बाद के जितने देश थे जिन्होंने जिन पर इन लोगों ने कॉलोनी बनाई वो कहां थे, ग्लोबल साउथ के नेशन थे, इसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल साउथ, ठीक है। इसमें कुछ देश इधर के भी हैं, जैसे चाइना है,
अमेरिका है यहाँ पर थोड़ा, तो अमेरिका तो बाद में, चाइना बना रहेगा। तो इधर के कुछ देश, इधर के ग्लोबल साउथ के देश क्या है इसमें ज्यादा है। तो आप देखिए कि यही लोग हर जगह रूल कर रहे हैं और सब जगह से ये लोग क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, कच्चा माल। यहां से क्या करेंगे, रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, रॉ मटेरियल यहां से लेके जाएंगे और यहां पर क्या करेंगे, इंडस्ट्री में गुड्स बनाएंगे और उसको इन देशों में क्या करेंगे, बेचेंगे। यानी ये देश क्या है, मार्केट के रूप में काम कर रहे हैं, बाजार के रूप में ये देश काम कर रहे हैं। तो इन सामानों को क्या करेंगे, वो बाजार में बेचेंगे। इससे क्या होगी, ग्लोबल इकोनॉमी, इससे क्या होगी, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी क्या करेगी, रन कर जाएगी। इससे क्या होगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी रन करेगी। ठीक है, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या करेगी, इससे रन करेगी। तो भारत क्या है, रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था, एक फ्री ट्रेड लागू किया था, मुक्त व्यापार लागू किया था। भारत में क्या था, एक अंग्रेजों ने क्या लागू किया था, इसको बढ़ावा देने के लिए या लाभ प्राप्त करने के लिए, फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि बॉर्डर कोई मायने नहीं रखता है, वस्तुएं अबाध रूप से आएंगी और बाहर जाएंगी। अगर ये चीजें लागू होंगी तो क्या होगा, जो बाहर का सामान है वो क्या होगा, ब्रिटेन में जो निर्मित हो रहा मशीनों से जो सामान बन रहा वो क्या होगा, भारतीय बाजारों में आएगा। और कैसे आएगा, तो बॉर्डर के थ्रू आएगा। और ये बॉर्डर क्या करेगा, बॉर्डर ये पोरस बॉर्डर होगा। पोरस बॉर्डर होने का मतलब ये होगा कि यहाँ कोई टैक्सेशन का विधान नहीं होगा, यहाँ टैक्स नहीं लिया जाएगा इससे। तो अगर ब्रिटेन में निर्मित कोई उत्पाद है, वो भारतीय कंपनी, भारत के बाजारों में आ रहा, वो बिक रहा है, तो सस्ता बिकेगा या महंगा, मशीनों से बना है, सस्ता बिकेगा। बल्क में उत्पादन हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन हुआ है, तो सामान क्या होगा, सस्ता होगा। क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। अगर सामान सस्ता है और क्या है, उसकी क्वालिटी अच्छी, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यहां जो वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उनके उत्पाद की मांग बढ़ेगी, नहीं। तो उनके उत्पादों की मांग अगर नहीं बढ़ेगी तो यहाँ जो छोटे उद्योग हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करेंगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। धीरे धीरे जो घरेलू स्तर पर बुनकर जो हैं, वो क्या करते हैं, कपड़ा बुनते हैं, उसको बेचते हैं। लेकिन जब मार्केट में बेहतर क्वालिटी का कपड़ा मौजूद है, मशीनों से बना हुआ कपड़ा मौजूद है और वही कपड़ा सस्ते में उन्हें मिल रहा है, तो हमारे कपड़े को कौन खरीदेगा। तो जो भारतीय बुनकर हैं वो क्या होंगे, कहीं ना कहीं बेरोजगार होंगे, हो जाएंगे, उनके वस्तुओं की कोई मांग नहीं होगी। तो ऐसी चीजें क्या होंगी, इस दौर में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें इस चैप्टर में हैं। और इसके कारण क्या है, पूरी इकोनॉमी क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हो गई। और देखो, ऐसा नहीं था कि भारतीयों को, भारत का इस काल में कुछ समय ऐसा आएगा जहां देखा गया कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, निर्यात भारत का बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि भारत का निर्यात तो बढ़ेगा, लेकिन उस निर्यात का जो लाभ भारतीयों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। वो किसको मिलेगा, अंग्रेजों को मिलेगा उसका लाभ, क्योंकि अंग्रेजों ने इसी तरह का चैनल बना रखा था। रॉ मटेरियल यहां से फ्री में ले जाएंगे, अपने यहां मशीनों में बनाएंगे और फिर यहाँ की मार्केट में लाकर वही सामान बेचेंगे। और जब बेचने लाएंगे तो यहां पर बॉर्डर पर कोई टैक्स भी नहीं देंगे। बात समझ पा रहे हो कि जो रॉ मटेरियल ले जाएंगे, वो कह रहे हैं भाई फ्री ट्रेड है, तो रॉ मटेरियल फ्री में ले गए और वहां उद्योगों में उसको बनाए। ऐसा नहीं होगा कि किसानों को कुछ लाभ ये नहीं देंगे। अगर ये नील ले जा रहे हैं, ये कॉटन ले जा रहे हैं, तो किसानों को कुछ
पैसा देंगे, लेकिन वो पैसा यही कमाया गया है, लैंड रेवेन्यू भी तो ले रहे हैं, भूमि पर कर भी तो ले रहे हैं, तो यहीं का संसाधन यूज करके यहीं के किसानों को पेमेंट कर रहे हैं, ब्रिटेन से नहीं ला रहे हैं उसके लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जो पेमेंट कर रहे हैं यहीं के पैसे से कर रहे हैं, और वही सामान कहां ले जा रहे हैं? ब्रिटेन ले जा रहे हैं, वहां बन रहा है, फिर उसको भारत के मार्केट में बेच रहे हैं। तो उन्हें क्या होगा? दोहरा लाभ होगा ना, उन्हें दोहरा लाभ होगा। तो ये सारी चीजें इस काल में देखने को मिलेंगी। इस तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्वरूप उस समय रहेगा। क्लियर हो रहा है? आगे क्या है इसमें? नेक्स्ट चैप्टर क्या है? तो कौन कौन महायुद्ध हुए थे? द इंटरवार इकोनॉमी। इंटरवार इकोनॉमी का क्या मतलब होगा? कौन कौन से युद्ध हुए हैं? महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था। महायुद्ध 2 हुए थे ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 14 से 18 तक, और दूसरा 39 से 45 तक, राइट? तो वर्ल्ड वार की स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है, उस फेज में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, उसी को इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो वर्ल्ड वार थोड़ा सा हम लोग उस वर्ल्ड वार का प्रभाव क्या होगा थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखो, अगर विश्व युद्ध हो रहा है, चैप्टर का नाम लिख लो। थोड़ा सा लिखो इसमें। द फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध ब्रैकेट में 1914 से 18। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 वाज प्राइमरली फॉट इन यूरोप। फाट होता ना, तो फॉट इन यूरोप, बट इट्स इंपैक्ट वाज फेल्ट ग्लोबली। प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया गया। लिखो, इट प्लंग्ड द वर्ल्ड इनटू over 3 decades of economic and political instability। इसने दुनिया को 3 दशकों से अधिक के आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के दौर में ढकेल दिया, जो अंततः एक और विनाशकारी युद्ध का कारण बना। क्या हुआ? इसने दुनिया को 3 दशकों से अधिक, 3 दशकों मतलब 30 साल, 3 दशकों से अधिक के आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के दौर में ढकेल दिया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी
इवेंचुअली लीडिंग plunged the world into over 3 decades of economic and political instability, eventually leading to another catastrophic war. 3 दशकों से अधिक के आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के दौर में ढकेल दिया, जो अंततः एक और विनाशकारी युद्ध का कारण बना, जो अंततः एक और विनाशकारी युद्ध का कारण बना। कहाँ लिखा? instability comma eventually leading to another catastrophic war, leading to another catastrophic war। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो असंतोष था, जो उसके कारण समस्याएं उत्पन्न हुई, 30 साल तक जो गैप बना रहा, इसने क्या किया? पृष्ठभूमि बना दी किस वर्ल्ड वार के लिए? अगले वर्ल्ड वार के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए। तो बीच की स्थितियां क्या थी? बहुत मिला जुला रहा है, बहुत बेहतर विकास इस काल में नहीं हो पाया, राइट। और युद्ध क्या था? कुछ लोगों के कारण लड़ा गया। तो इसका जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा, इसका मानव जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखो, वार कहने की बात होती है कि वार हो रहा है, ऐसा लगता है ठीक है फिल्म चल रही होगी कुछ, लेकिन जब रियल में होता है तो बहुत प्रभाव पड़ता है। यूरोप में सोचो ये स्थिति हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कि वहां जो खासकर 18 से 35 साल के यूथ थे वो सब युद्ध में लड़ने चले गए, और वहां बहुत ज्यादा लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए उस वार में। तो जब करोड़ों लोग मारे गए और देश क्या हुआ? वार नेशन में कन्वर्ट हो गया। मतलब उसको गैरिसन सिटी कहा जाता है। युद्ध के सारे संसाधन को किसके लिए झोंक दिया गया? राज्य के सारे संसाधन को युद्ध के लिए यूज किया जाने लगा। वार नेशन, राज्य जो है युद्ध में कन्वर्ट हो गया कहीं ना कहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा? और सोचो यूथ लड़ने चला गया। समाज में क्या है? रोल है सबका ना, सब लोग अपना काम कर रहे हो, सब लोग अपना पढ़ लिख रहे हो, अचानक ये हो कि नहीं तुम्हें लड़ने जाना है। तो चलो लड़के, सपोज करो इसमें आधे लड़के हैं आधे लड़कियां हैं, तो लड़के सब लड़ने चले गए, और उसमें से क्या हुआ कि काफी लोग लौट कर ही नहीं आए। तो जो डेमोग्राफी होगी वो क्या होगी? चेंज हो जाएगी ना। अभी क्या था? समाज में आधे लड़के थे आधे लड़कियां थी। अब क्या होगा? डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो 18 से 35 साल के लोग जो लड़ने गए थे उसमें अधिकांश लोग मार दिए गए वार में। अब चूंकि घर में जो पुरुष हैं वो लड़ने चले गए हैं, तो महिलाओं को क्या हुआ? बाहर आना पड़ा घरों से काम करने के लिए, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो या इंडस्ट्रीज हो। वहां क्या हुआ? महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार को तो अगर मैंने जितना पढ़ा है, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत बेहतर था। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों को मार दो राइट। उन्हें क्या हुआ? वो मजबूर हुई घर से बाहर निकलने के लिए। और जो प्रथाएं थी यूरोप की, वो इसी तरह की थी जैसे हम लोगों के यहाँ पहले एग्जिस्ट करती थी। पर्दा प्रथा जैसी चीजें वहां भी थी। नहीं निकलती थी महिलाएं घरों से ज्यादा, क्योंकि वो रोल ही नहीं था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो क्या हुआ? वो मजबूरी बन गई निकलना। तो जो पुरुष मार दिए गए ज्यादा, तो महिलाएं क्या हुई? विधवा हो गई। बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनकी, ये लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी नहीं हुई वहां पर। तो जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था वो क्या हुआ? वो कम हो गया। एक तो मार दिए गए बहुत सारे लोग, दूसरा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी क्या हुआ? कम हो गया। ऐसे जीवन के हर क्षेत्र पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। अब सोचो 4 साल युद्ध चल रहा है, स्कूल छोड़कर तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जाओ लड़ो, लड़ना जरूरी है, नहीं तो देश का अस्तित्व नहीं बचेगा। आप स्कूल छोड़कर चले गए,
4 साल आपका कोई विकास हुआ। और जो मेंटल स्ट्रेस होता है वार में, जब आप देखते हो कि आपके साथ के लोग मार दिए गए, तो वो मेंटल स्टेटस किस तरह का होगा ये। उसके बाद लोग जो आए लड़के, बहुत सारे लोग, उनका मानसिक स्थिति खराब हो गई, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। कुछ लोग घायल होके आए, कुछ लोग अपना एक हाथ गंवा दिए, एक पैर गंवा दिए। तो बहुत सारे लोग मार दिए गए, बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग कैजुअलिटी हुई इस तरह से। तो ये क्या करेगा, ये विकास को तेज करेगा। इसने विकास को क्या किया, धीमा कर दिया। लेकिन इसने क्या किया, महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया, सोशल पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया, महिलाओं के इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को बढ़ा दिया। जितने प्रोडक्शन की चीजें थी, बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर या इंडस्ट्रीज हैं, हर जगह क्या हुआ, महिलाएं काम करने लगी। तो वर्क फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन क्या हुआ, बढ़ गया। तो हमने क्या बताया था कि अगर किसी का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है तो सोशल एम्पावरमेंट भी हो जाएगा। और इन दोनों ने क्या किया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दिया। तो ब्रिटेन जैसे देश, अमेरिका जैसे देशों ने क्या किया, महिलाओं को वोटिंग राइट दे दिए। उसके पहले वोटिंग राइट वाइट नहीं था, राइट। इस समय वोटिंग राइट मिल रहा है। वो कहते हैं कि हम लोग सिविलाइज्ड थे, समझ रहे हो। उनके यहाँ महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने उनको वोटिंग राइट दिया, क्योंकि पार्टिसिपेशन क्या हुआ था, बढ़ गया था। पहले महिलाएं बड़े बड़े बाल रखती थी, ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी। अब अगर वो बाहर जाके काम करेंगी, राइट, तो उन ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ शायद वो वहां बेहतर तरीके से काम ना कर पाए। तो महिलाओं ने अपने बाल कटा दिए, छोटे छोटे बाल करा लिए। काम करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। जो ट्रेडिशनल उनका ड्रेस था उसको उन्होंने अलग कपड़े पहनने लगे जो कंफर्टेबल हों, जिससे काम करने में क्या हो, आसानी हो। तो आप देखेंगे इस दौर में क्या होगा, एक तरह का कल्चरल चेंज भी हो रहा है ना। सोशल चेंज है, पॉलिटिकल चेंज है, और कल्चरल चेंज भी होगा इस समय। तो महिलाओं के जीवन पर अलग प्रभाव होगा, इसके यूथ के जीवन पर अलग प्रभाव होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में पूछते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें लिखो, एक हेडिंग है वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, युद्धकालीन रूपांतरण। अब युद्धकालीन रूपांतरण अगर होगा तो कौन कौन से चेंज आएंगे यहां पर, लिखो। फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार, पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध, पहला आधुनिक औद्योगिक युग। पहला फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार। अब जितने इसमें इंडस्ट्रियल नेशन हैं जहां पर क्या है, औद्योगिकरण हुआ है, राइट, वो लोग क्या करेंगे, मशीन गन बनाएंगे, वो टैंक बनाएंगे, राइट, और वो शिप्स बनाएंगे। ये सब क्या है, ये कैसे बनेंगे, घर पे बना सकते हो इन चीजों को, नहीं बना सकते हो ना, तो ये इंडस्ट्रीज में बनेंगे। तो अभी तक जो वार होते थे वो क्या होगा कि भाई छोटे छोटे क्षेत्र के लोग आपस में लड़ते थे। अब यहाँ छोटे छोटे क्षेत्र नहीं लड़ रहे हैं, अब यहाँ देश लड़ रहे हैं। तो देश के संसाधन क्या होंगे, युद्ध के लिए गतिशील हो जाएंगे। देश के संसाधन युद्ध के लिए प्रयोग होने लगेंगे। इंडस्ट्री में अभी क्या बनता था, कपड़ा बनता था, लोहे से इस्पात बनाया जाता था, रॉ मटेरियल से इस्पात बनाया जाता, स्टील बनाया जाता था,
अब क्या होगा, वही उद्योग होंगे, उनका सेटअप चेंज करके हम किसके लिए यूज करेंगे, वार के लिए यूज करेंगे। तो ये सब चेंज ही तो है, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। तो वार के समय क्या होगा, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। लिखो, वर्ल्ड वार फर्स्ट वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार। प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, जिसमें औद्योगिक राष्ट्रों ने बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर विनाश के लिए मशीन गनों, टैंकों और हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया। बड़े पैमाने पर विनाश के लिए मशीन गनों, टैंकों और हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया। लिख लिया। मशीन गन्स, टैंक्स एंड एयरक्राफ्ट फॉर मास डिस्ट्रक्शन। इंग्लिश में क्या लिखा, फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार where industrial nations used machine guns, tanks, aircrafts, ships for mass destruction। औद्योगिक राष्ट्रों ने बड़े पैमाने पर विनाश के लिए मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और जलयानों का इस्तेमाल किया। हाँ, कहाँ तुम लिख रही हो, मशीन गन, टैंक्स, एयरक्राफ्ट एंड शिप्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन। थोड़ा तेज लिखा करो, तुम लोग बहुत धीमे लिखते हो। लिखो, मैसिव कैजुअलिटीज, भारी क्षति, लिखो, अबाउट 9 मिलियन पीपुल वेयर किल्ड एंड 20 मिलियन इंजर्ड। भारी क्षति, लगभग 9 मिलियन लोग मारे गए और 20 मिलियन घायल हुए। अधिकांश मृत कामकाजी उम्र के पुरुष थे। वेयर किल्ड एंड 20 मिलियन इंजर्ड। लिखो, मोस्ट ऑफ द डेड वेयर वर्किंग एज मैन। अधिकांश मृत कामकाजी उम्र के पुरुष थे, जिससे यूरोप में कार्यबल कम हो गया। which reduced the workforce in यूरोप। क्या हुआ, क्या भूल जाते तुम लोग, तेज नहीं लिखते हो सब लोग। 9 मिलियन लोग मारे गए, 20 मिलियन घायल हुए। अधिकांश मृत कामकाजी उम्र के पुरुष थे। कामकाजी उम्र के पुरुष का मतलब, हाँ, यूथ। जिससे यूरोप में कार्यबल कम हो गया, वर्कफोर्स क्या हुआ, कम हो गया। और इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन, लिखो, इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन
देखो, इंडस्ट्रीज वेयर रीस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रीज वेयर रीस्ट्रक्चर्ड टू प्रोड्यूस वार गुड्स। आर्थिक पुनर्गठन, उद्योगों को युद्ध सामग्री बनाने के लिए, उद्योगों को युद्ध सामग्री बनाने के लिए बदल दिया गया। इंडस्ट्रीज वेयर restructured to produce war goods and women stepped STEPPED and women stepped into jobs traditionally done by men। बदल दिया गया और महिलाओं ने पारंपरिक रूप से पुरुषों वाले काम संभाल लिए। एंड वोमेन स्टेप्ड इनटू जॉब्स ट्रेडिशनली डन बाय मेन। लिख लिया। तो महिलाओं ने क्या किया, पारंपरिक पुरुषों का काम वहां पर अपना लिया। राइट। तो पुरुषों की संख्या क्या होगी यूरोप में, कम हो जाएगी। महिलाओं की संख्या क्या होगी उस अनुपात में, क्योंकि उनकी संख्या नहीं कम होगी, पुरुषों की संख्या कम होगी, तो महिलाओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। विडोज महिलाएं क्या होंगी, वहां ज्यादा हो जाएंगी। अनमैरिड महिलाएं क्या होंगी, वहां ज्यादा हो जाएंगी। तो ये सब क्या है, वहां की डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है ना, वहां की जो जनसंख्या है उसमें क्या है, इस तरह का परिवर्तन देखा जा रहा है यूरोप में। और जो बर्थ बच्चे जो पैदा हो रहे थे उनका रेशियो भी क्या होगा, बहुत तेजी से डिक्लाइन हो जाएगा। तो कुछ साल तक आबादी वहां पर क्या होगी, बढ़ेगी नहीं। कुछ साल तक आबादी वहां क्या होगी, नहीं बढ़ेगी। तो वार क्या है, और इस वार में क्या था, लिखो, यूएसए बिकम क्रेडिटर। अरे फोन करें क्या इन लोगों को, है? अभी सब अंदर चले जाएंगे। खैर लिखो, यूएसए बिकम्स क्रेडिटर, अमेरिका बना ऋणदाता। यूएसए बिकम्स क्रेडिटर। ब्रिटेन बारोड हैविली फ्रॉम द यूएस टू फाइनेंस द वार। युद्ध का वित्त पोषण करने के लिए, युद्ध का वित्त पोषण करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से भारी कर्ज लिया। ब्रिटेन बारोड हैविली फ्रॉम द यूएस टू फाइनेंस द वार। मतलब समझ रहे हो, ऋण लेकर क्या कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। और कौन ले रहा है, ब्रिटेन ले रहा है। ब्रिटेन ने अमेरिका से भारी कर्ज लिया। इसने अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय ऋणी से अंतरराष्ट्रीय ऋणदाता में बदल दिया। दिस ट्रांसफॉर्म्ड द यूएसए फ्रॉम एन इंटरनेशनल डेटर DEBTOR डेटर, इंटरनेशनल डेटर, टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। लिख लिया।
अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय ऋणी से अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता में बदल दिया। तो ये क्या है, कुछ युद्ध काल के दौरान जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे, जो बदलाव हुए थे वो हैं। इस काल में क्या होगा, इनोवेशन, नवाचार जो होंगे वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इस काल में महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, राइट। और एम्पावरमेंट किस स्तर का होगा, तीनों स्तर का एम्पावरमेंट होगा। मतलब तीनों स्तर का एम्पावरमेंट का क्या मतलब, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अगर वोटिंग राइट मिल रहा तो वो क्या है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है ना। तो हर स्तर से महिलाओं का एम्पावरमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर उनके पास पैसा आ गया तो निर्णय में जो निर्णय लेने की क्षमता होगी उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो राइट जो होगा, महिलाओं का अधिकार जो होगा, वो समाज के हर क्षेत्र में इस काल से बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये सब परिवर्तन क्या है, इस काल में हो रहे हैं। अगला लिखो, पोस्ट वार रिकवरी। पोस्ट वार रिकवरी, तो पोस्ट वार रिकवरी में क्या होगा, लिखो इसमें कुछ ऐसे लिखो, लीग ऑफ नेशन, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन का निर्माण होगा। 1920 में क्या होगा, लिखो ऐसे पॉइंट आउट करते जाओ, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। इसको ऐसे ही लिखो हिंदी में भी, लीग ऑफ नेशन। इसका काम क्या था, इसका काम था कि जो भविष्य में युद्ध होने की संभावनाएं हैं उसको क्या करना है, हमें समाप्त करना है। प्रयास ये करना है कि अब भविष्य में इस तरह की युद्ध दोबारा ना हो, इसके लिए इसको बनाया गया था। अभी इंटरव्यू में पूछा गया था परसों एक लड़के से कि लीग ऑफ नेशन क्यों बनाया गया था, वहां रूपीशेफ का इंटरव्यू चल रहा है, उसमें पूछा गया था क्यों बनाया गया था, ये फेल क्यों हुआ। तो उसने बताया कि सर युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था। तो ये हुआ, फेल क्यों हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। कब बना है, 1920 में। तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वर्ल्ड वार को फिर जो है, नया वर्ल्ड वार कोई ना हो, उसको रोकना है, वर्ल्ड वार को रोकना है। तो सभी देश जिनका नुकसान हुआ था वो लोग क्या कर रहे हैं कि हम कुल एक ऐसा संगठन बनाए जो क्या हो, बातचीत के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा जो विवाद है उसको क्या हो, एड्रेस किया जा सके, उसको एड्रेस किया जा सके इन विवादों को। तो उसके लिए क्या बनाया गया, लीग ऑफ नेशन, राइट। अगला लिखो, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड वोटिंग राइट। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड वोटिंग राइट। वोटिंग राइट किसको मिलेगा, महिलाओं को, वुमेन्स को। और कहां पर, तो ब्रिटेन में और यूएसए में। ब्रिटेन और यूएसए में क्या है, वोटिंग राइट। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का मतलब लोकतांत्रिक सुधार, सुधार। और वोट देने का अधिकार, राइट। तो ये सब दिया गया। आगे क्या होगा, लेबर रिफॉर्म, एक इसी में लिखो, लेबर रिफॉर्म। मतलब इसका श्रमिक सुधार। आगे क्या होगा, श्रमिक सुधार होगा।
आगे क्या होगा, लेबर रिफॉर्म। तो आप देखेंगे 1919 में क्या बनाया जाएगा, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में क्या बनाया जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। और क्या किया जाएगा, हेल्थ और एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या होगा, सुधार होगा। इसके बाद क्या सुधार होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार किया जाएगा। 1919, हाँ, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और उद्देश्य क्या था कि वार, फिर कभी वार की सिचुएशन क्या हो, ना क्रिएट हो। पोस्ट वार रिकवरी, राइट। अब यहां क्या होगा और क्या पड़ेगा इसमें, ब्रिटेन क्या होगा, यहां लिखो एक छोटी सी हेड और लिखो, ब्रिटेन क्या होगा इसके बाद, ब्रिटेन, अगला पॉइंट इसी में आगे लिखो, ब्रिटेन क्या होगा, डिक्लाइन करेगा, ब्रिटेन डिक्लाइन करेगा। मतलब ब्रिटेन की स्थिति क्या होगी, यहाँ कमजोर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसने अमेरिका से क्या किया है, युद्ध के लिए ऋण लिया है। तो स्थिति क्या हो रही है, अब धीरे धीरे इनकी स्थिति कमजोर होना शुरू हो जाएगी। तो ब्रिटेन की स्थिति में क्या होगी, गिरावट आएगी इस समय, राइट। और जो इंडिया जापान जैसे देश जो हैं, यहाँ कुछ इंडस्ट्री क्या करेंगी, जैसे जापान में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और भारत में भी कुछ क्षेत्रों में होगा, कुछ रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो ये क्या करेंगी, ब्रिटेन के लिए कंपटीशन पैदा करेंगी, राइट, क्योंकि फ्री ट्रेड का एरा है ना। आप ब्रिटिश रूल जब पढ़ेंगे तो उसमें 3 काल हैं, ब्रिटिश रूल में ही 3 तरह की पॉलिसीज हैं उनकी। तो लास्ट वाली पॉलिसी थी तो उसको कहा जाता है एरा ऑफ फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार का युग। तो मुक्त व्यापार का युग जब होगा तो यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो भी क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे इस काल में। तो यहाँ की इंडस्ट्री है और उधर जापान में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया है। तो दोनों क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इनके लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देंगे, राइट। और दूसरा क्या है, ब्रिटेन से इन्होंने वहां से अमेरिका से खूब ज्यादा लोन ले रखा है। दूसरा क्या है, इनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब वर्ल्ड वार होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, डैमेज होगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, सड़कें, बिजली, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो चौपट हो जाएंगी। उन व्यवस्थाओं को फिर से बहाल करने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन चाहिए। हेल्थ सेक्टर का रिफॉर्म करना पड़ता है, एजुकेशन सेक्टर में काम करना पड़ता है, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। तो इन सब के लिए क्या होगा, लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तो ऋण लेके युद्ध लड़ रहे थे और जब युद्ध समाप्त हुआ तो अब रीबिल्ड करने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा संसाधन चाहिए। तो इन सभी देशों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई, राइट। तो वर्ल्ड वार, जब भी कभी वार होता है तो क्या होता है, देश वार की तरफ मोबिलाइज होता है और उसका व्यापक प्रभाव बाद तक देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे सारे रिसोर्स वार के लिए यूज हो रहे हैं। तो आप देखिए उस काल में ना सोशल डेवलपमेंट होगा, ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा, सारा फोकस कहां होगा, वार की तरफ चला जाएगा। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होगा, धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, अभी हमें वार पर फोकस करना है। तो ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी।
ठीक है, तो ब्रिटेन की स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लिखो और इसी में वार, डेप्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, युद्ध, ऋण और बेरोजगारी। वार एंड अनएम्प्लॉयमेंट, युद्ध, ऋण और बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होगी इस काल में, बढ़ जाएगी। बेरोजगारी भी क्या होगी, बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। क्योंकि क्या किया है हमने, हमारा सारा फोकस वार पर हो गया, तो वार खत्म तो फिर क्या करेंगे लोग, अब उन्हें समझ में नहीं करें क्या, क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या है, चौपट हो चुकी है। तो ऐसे में क्राइसिस की सिचुएशन क्या होगी, यहां पर उत्पन्न हो जाएगी। वार, डेप्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगला लिखो एग्रीकल्चरल क्राइसिस। एग्रीकल्चर क्राइसिस, अब हुआ क्या कि कृषि संकट क्यों हुआ, एग्रीकल्चर क्राइसिस क्यों हो रही है, इसी में लिखो एक और पॉइंट लिखो, एग्रीकल्चर क्राइसिस। एग्रीकल्चर क्राइसिस क्यों हो रही है, इसी दौरान क्या हो रहा है, अमेरिका में जैसे आप पढ़ोगे, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ डाउन्स का मैदान है, यहाँ व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं का उत्पादन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ हमने क्या बताया था, एक दिन आप लोगों से बात कर रहे थे, हमने बताया था घास के मैदान पाए जाते हैं ना, इसको क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है इसको डाउन्स कहते हैं। यहाँ या तो पशुपालन होगा या तो गेहूं की खेती होगी, तो यहाँ हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं की खेती बहुत ज्यादा हो गई, उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया। कनाडा के कुछ क्षेत्र में क्या हुआ, उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, तो गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यूरोप में भी उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ। तो जब ज्यादा सप्लाई हो जाएगी और डिमांड क्या है, कम है, तो वस्तुएं क्या होंगी, सस्ती हो जाएंगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, उत्पादन ज्यादा है और डिमांड है नहीं, तो वस्तुएं क्या होती हैं, सस्ती होने लगती हैं। लेकिन अगर मैं किसान हूं और मैं उत्पादन कर रहा हूं, तो मैं क्या चाहूंगा कि ये महंगे में बिकेगा तभी मुझे लाभ होगा। और पता लगा टमाटर हमने खूब मेहनत करके लगाया और उसका रेट कितना होगा, 1 रुपए किलो, तो हमारी लागत जो पैदा करने की लागत थी वो 10 रुपए किलो थी, कि 10 रुपए किलो अगर बिकती तो मैं ना तो मैं प्रॉफिट में होता, ना तो मैं लॉस में होता। अब वो बिक कितने में रही, 1 रुपए किलो में, तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना। तो इस काल में क्या हुआ, एग्रीकल्चर में क्राइसिस क्रिएट होने लगी। क्यों, क्योंकि कीमतें क्या थी, एग्रीकल्चरल गुड्स की कीमतें जो थी वो क्या हो गई, गिर गई, तो किसानों का लाभ क्या हुआ, कम हो गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो एग्रीकल्चर में जो कृषि संकट जो आया वो किस लिए आया, इससे क्या हुआ कि जो कास्ट है वो क्या हो गई, कम हो गई। इससे क्या हो, जो लाभ था, किसानों का जो इनकम थी वो क्या हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी। ऐसे लिख, वो कर लो, कास्ट कीमत कम हो जाएगी तो इनकम क्या होगी किसानों की, कम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये सिचुएशन भी उस दौर में देखने को मिलेगी। इसी में देखो एक लिखा है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, लिखा है ना, अगली हेडिंग देखो। हाँ, कोई हेडिंग है आगे,
क्या, कौन सी? हाँ लिखो, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जैसे एक नाम था हेनरी फोर्ड का, सुना है कि नहीं? फोर्ड जो कार आती है ना, तो एक नाम है हेनरी फोर्ड का, हेनरी एच फोर्ड। इन्होंने एक असेंबली असेंबली लाइन की बात की। असेंबली लाइन का क्या मतलब होता है? असेंबली लाइन का क्या मतलब होगा? असेंबली लाइन, देखो उन्होंने देखा, जो शिकागो है, अमेरिका का एक शहर है शिकागो, नाम सुना है किसी ने? शिकागो कब सुना था तुम लोगों ने नाम? कभी विवेकानंद ने वहां पर स्पीच दिया था ना शिकागो में। तो शिकागो जो है, शिकागो इसलिए फेमस है क्योंकि वहां रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है। शिकागो रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन क्या है, पूरे अमेरिका कनाडा में होता है। वहां पर जो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ? मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। और सारा प्रोसेस क्या है? मैकेनाइज्ड है, मशीनीकृत है। सारा सारा प्रोसेस क्या है? मशीनीकृत है। वहां पर मशीनीकृत होने का क्या मतलब हुआ कि सारा काम क्या होगा? मशीनों से होता है। तो बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, उसमें क्या किया जाता है? सुअर पालन होता है वहां, पिग्स। तो उनको क्या किया जाता है? उनका पालन किया जाता है, फिर मशीनों से उनको काटा जाता है और रेलवे के थ्रू पूरे कनाडा में, या कनाडा में यूएसए में डिस्ट्रीब्यूट वहां से किया जाता है। राइट? वो सिस्टम क्या है, उस सिस्टम का अनुसरण करके इन्होंने क्या किया कि हम अगर कार निर्माण में इसी चीज को लागू कर दें तो क्या होगा? वहां क्या हो रहा है? बल्क में क्या हो रहा है? मीट का उत्पादन हो रहा है। सारी सारी प्रोसेस क्या है? मैकेनाइज्ड है। और बल्क में क्या हो रहा है? मीट प्रोसेसिंग हो रही है। अगर वही प्रक्रिया हम कार इंडस्ट्री में लागू कर दें तो क्या होगा? बल्क में कारें बनेंगी। पहले 2-4 कार दिन भर में बनती थी, अब सैकड़ों कारें दिन में बन जाए, तो इससे क्या होगा? उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। राइट? तो उन्होंने यही प्रक्रिया कहां लगा दी? असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का मतलब ये बहुत बल्क में उत्पादन। उत्पादन कैसा हो रहा है? बल्क में, बल्क प्रोडक्शन हो रहा है। तो बल्क प्रोडक्शन अगर होना होगा तो इसके लिए क्या चाहिए? कुछ नीड्स होती हैं ना। नीड्स किस चीज की होंगी? एक तो टेक्नोलॉजी की। असेंबली लाइन के लिए क्या चाहिए? इसको बनाते चलो, इसके लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। टेक्नोलॉजी चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, यानी पूंजी। ये सब चीजें क्या करेंगी? उत्पादन करेंगी। लेकिन अब यहां जो लेबर चाहिए वो किस तरह की लेबर चाहिए? सस्ते चाहिए या महंगे चाहिए? चीप लेबर चाहिए। सस्ते लेबर होंगे तो जो इनकम होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं, इन्होंने पहले देखा कि कुछ लेबर, जब काम का बोझ बढ़ता है तो लेबर क्या करते हैं? नौकरी छोड़कर चले जाते हैं या स्ट्राइक कर दें। तो इन्होंने क्या किया? जो बेच दे रहे थे उसको क्या किया? इन्होंने बढ़ा दिया। जो पैसा दे रहे थे काम के बदले, उसको क्या किया? इन्होंने बढ़ा दिया। अब $1 क्या करने लगे? प्रतिदिन देने लगे। $5, सॉरी, कितना डॉलर? $5 प्रतिदिन देने लगे। ऐसे में क्या होगा? क्या लेबर स्ट्राइक होगी? संभावनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि कोई असुरक्षा का भाव नहीं है। उनकी सारी नीड्स क्या हो रही? आसानी से पूरी हो रही हैं। जब ऐसी स्थितियां आएंगी तो वहां स्ट्राइक जैसी कोई चीज नहीं होगी।
और उत्पादन कैसा हो रहा है, बल्क प्रोडक्शन हो रहा है। पहले एक दिन में क्या थी, कम कारें बनाई जाती थी, अब क्या हो रही हैं, बहुत ज्यादा संख्या में बनाई जा रही हैं। तो बल्क प्रोडक्शन जब भी होता है तो इससे जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो लाभ होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या थी, यहां पर लागू की गई थी। और ये कहाँ किया गया था, तो वहीं पर एक डेट्रायट है। कहां पर, यूएसए में एक प्लेस है। मैप में बताया था, याद है कि नहीं तुम लोगों को, किसने मैप पढ़ा था, तो लोग पढ़े थे ना। डेट्रायट क्यों फेमस था, कम से कम 10 बार बताया होगा। चुल्लू भर पानी ले लो तुम लोग, ठीक है। डेट्रायट, शिकागो बताया था, डेट्रायट बताया था, ठीक है। डेट्रायट बताया था ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का विकास हुआ है वहां पर। वहां पर कार की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां, और कार मैन्युफैक्चरिंग वहां पर होती है, डेट्रायट यूएसए में, राइट। तो वहां पर ऑटोमोबाइल के लिए ही वो क्षेत्र क्या है, वो शहर जाना जाता है। तो डेट्राइट में ही क्या हुआ था, जो फोर्ड कंपनी वहां पर काम कर रही थी, और वहीं पर इस तरह का सिस्टम पहली बार इस्टेब्लिश हुआ था, जहां बल्क में प्रोडक्शन हो रहा था। तो इस तरह की का सिस्टम कहां बना, यूएसए में। तो कहीं भी बल्क में अगर उत्पादन होगा, तो जो एक यूनिट उत्पादन होगा, कोई चीज भाई, सपोज करो 1 किलो कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसकी कास्ट हो सकता है 50 रुपए, और 100 किलो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसकी कास्ट हो सकता है 150 रुपए। तो 100 किलो आसान हुआ ना, बहुत सस्ता हो गया। उस तुलना में क्या होगा, 100 किलो ट्रांसफर करना बहुत सस्ता हो गया। 1 किलो हम 50 रुपए में ट्रांसफर कर रहे थे, और 100 किलो हम 150 में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बहुत फायदा है ना इससे। तो यही उत्पादन है। इसको और डिटेल में इकोनॉमी में पढ़ोगे, कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। मतलब एकांक, एक यूनिट के उत्पादन में कितनी कास्ट आती है, एक यूनिट के उत्पादन में कितनी कास्ट आती है। होमवर्क लिख लो, COR, कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो, COR। अब क्या होगा, कोई चीज सस्ते में अगर मिलने लगेगी और लाभ अगर ज्यादा होने होने लगेगा, तो क्या होगा, यहां पर लाभ होने लगा। अब सिस्टम आया, कार खरीदेगा कौन, कार कोई क्यों खरीदेगा। तो ये कहा गया भाई सबके पास इतना पैसा तो होता नहीं, तो कहा गया बैंक जो है अब क्या करेगा, ब्याज देगा। बैंक क्या करेगा, ब्याज देगा। तो बैंक से क्या करेंगे, ऋण लेंगे और कार खरीदेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर ने क्या किया, मदद किया यहाँ। तो रोल क्या किसका दूसरा आ जाएगा, बैंकिंग सेक्टर का। तो बैंकिंग सेक्टर जब मदद करेगा तो उत्पादन क्या होगा यहाँ पर, और बढ़ेगा। क्योंकि लोग क्या करेंगे, अब अलग अलग वस्तुओं की मांग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कारें बनाई जाएंगी इस पैटर्न से। अब एसी, फ्रिज, कूलर, जो भी इक्विपमेंट यूज हो सकते थे उस समय, सब बल्क में बनाए जाएंगे। और जब बल्क में बनाए जाएंगे तो उनकी मांग भी क्या होगी, बल्क में होगी। क्यों, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी क्या कर रहा है, यहाँ पर मदद कर रहा है। जैसे EMI सिस्टम आता है ना, इस तरह का सिस्टम वहां पहले से ही विकसित हो गया था। समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। तो ऐसे लिखो, फोर्ड असेंबली लाइन, एक एक करके लिखते चलो। असेंबली लाइन हो गया ना। आगे अब इसमें क्या है, बेज क्या है, हाई बेज है ना, हाई बेज। किसको, लेबर को।
श्रमिकों को क्या किया जाएगा, उच्च वेतन दिया जाएगा या उच्च मजदूरी दी जाएगी। अगला क्या, कंज्यूमर बूम। एक और लिखो इसी में, कंज्यूमर बूम। कंज्यूमर बूम, उपभोक्ता उछाल। कंज्यूमर बूम, उपभोक्ता उछाल। कंज्यूमर बूम या उपभोक्ता उछाल। जैसे किस्त, किस्त आता है ना, किस्त कटती, कहते किस्त कटनी, तो उस समय शुरू हो गया था, राइट। इस कारण से क्या हुआ, और चीजें बढ़ गई यहां पर, जो किस्त वाला सिस्टम आया, या हम लोग कहते हैं हायर परचेज, उसके कारण क्या हुआ, बैंकिंग सेक्टर की हेल्प के कारण क्या हुआ, मांग और बढ़ने लगी। तो लिखो, रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म की वजह से क्या हुआ, डिमांड और बढ़ गई। डिमांड क्या हुआ, और बढ़ गई। मांग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के कारण मांग में वृद्धि हो गई। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के कारण क्या हुआ, मांग में वृद्धि हो गई। और इस काल तक क्या हुआ, लिखो आगे, यूएस एज ग्लोबल लीडर, सॉरी लेंडर, लेंडर का मतलब जो ऋण देता हो, यूएस एज ग्लोबल लेंडर, वैश्विक ऋणदाता के रूप में अमेरिका। वैश्विक ऋणदाता के रूप में अमेरिका यहां पर क्या होगा, उभर कर आएगा। तो ये सिस्टम जो असेंबली सिस्टम है, असेंबली लाइन है, ये सभी जितने इंडस्ट्रियल गुड्स हैं हर जगह क्या होगा, लागू होगा, और वहां पर क्या होगा, बल्क में उत्पादन होगा। इसको इन्होंने कहां से सीखा था, एच फोर्ड ने, तो हमने क्या बताया था, शिकागो में जो मिल्क, शिकागो में जो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वहां की प्रक्रिया को इन्होंने कार में यूज करना शुरू कर दिया, कि कार में भी इसी तरह से बल्क में उत्पादन करेंगे। और जब ये चीजें हुई तो क्या हुआ, हर क्षेत्र में इसी तरह से बल्क में उत्पादन होने लगेगा। उत्पादन होगा तो डिमांड होनी चाहिए, अगर उत्पादन हो रहा मांग नहीं है तो क्या काम बनेगा। तो तीन चीजें होती हैं, जैसे प्रोडक्शन अगर हो रहा है सपोज करो, तो दूसरा क्या होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए, होना चाहिए ना डिमांड। अब प्रोडक्शन है, डिमांड नहीं है, तब भी चीजें नहीं चल पाएंगी। तो क्या होगा कि बैंक क्या करेगा, इनको सहायता करेगा, इनको भी सहायता करेगा, इनको भी करेगा। इनको प्रोडक्शन करने के लिए ऋण चाहिए, और हम आप जैसे लोग हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मांग करने के लिए या कार खरीदने के लिए, किसी को बनाने के लिए ऋण चाहिए, वो भी बैंक पर निर्भर है, और किसी को कार खरीदने के लिए ऋण चाहिए, और दोनों को बैंक कह रहा है तुम ले लो तुम बनाओ, और तुम ले लो तुम खरीदो। तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी ना। तो डिमांड अगर बढ़ेगी, यहां डिमांड अगर क्रिएट होगी तो यहां प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इनका जो रिटर्न है, इन्होंने तो ऋण पर दिया है ना, बैंक अपने लाभ के लिए काम कर रहा है, उसको क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें ठीक से काम करेंगी, तभी कहीं ना कहीं बैंक को क्या होगा, लाभ होगा। तो दोनों चीजें क्या है, इस तरह से होनी चाहिए, दोनों क्या है, एक दूसरे पर निर्भर हैं।
तो ये चीजें यहां पर बनेंगी। ठीक है, अगला लिखो। ग्रेट डिप्रेशन, अगली हेडिंग है द ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी। देखो महामंदी कब आएगी? यूएसए में क्या हुआ कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, स्टॉक मार्केट, तो यूएसए में, यूएसए सबको, दुनिया को क्या कर रहा है इस समय तक, अब वो सबको क्या कर रहा है, लोन दे रहा है कि युद्ध लड़ना है, तो हाँ सर कितना चाहिए दे दो। कोई कह रहा है कि हमको जो इंडस्ट्री सेटअप करना है, कह रहा है इसको भी दे दो। और अचानक क्या हो, उसी का स्टॉक एक्सचेंज क्या हो, कोलैप्स कर जाए। तो ऐसे में क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज अगर कोलैप्स कर रहा है तो डिमांड क्या होगी, तुरंत तुरंत कंपनियां क्या करेंगी कि ऐसी स्थिति खराब होती जा रही है तो अपने शेयर को क्या करेंगे, वापस खरीदना शुरू, अपने शेयर को बेचना शुरू कर देंगी। और बेचना शुरू कर देंगी तो कास्ट क्या और चीजें तेजी से नीचे जाएगी। लोग क्या हुआ, डर गए कि यार ये तो अगर फेल होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सब कहेंगे कि ऐसा करो, बैंक से अपना पैसा निकाल लो, बैंक डूब जाए तो बैंक से अपना पैसा निकाल लो उसके पहले। अब बैंक कैसे काम करता है, बैंक क्या करता है कि उनको पैसा जमा करना है और इनको ऋण चाहिए तो उनसे लेकर इनको दे देगा, उसके बीच में कुछ लाभ बैंक कमा लेगा। समझ पा रहे हो, उनसे जैसे लिया कितने पे, कह रहा बैंक कह रहा हम तुमको 5% ब्याज देंगे, और इनको ऋण कितने पे दिया उसने, 8% पे, तो 3% बैंक का लाभ है ना। बैंक उसी पे काम करता है, बैंक के पास पूंजी ऐसा नहीं तो बहुत पैसा रखा होता है बैंक में, राइट। तो उन्होंने जमा किया और उसको इनको ऋण दे दिया। अब अचानक जितने जमा करने वाले लोग थे बैंक में वो पहुंच गए लाइन लगा के कि हमारा पैसा दे दो तुरंत। अब बैंक वाले कहां से लाएंगे, बैंक वाले कुछ रखे होंगे, इतना पैसा उनके पास नहीं है कि वो दे पाए, क्योंकि जमा करने वाले क्या कर रहे हैं, अब मांग रहे हैं अपना पैसा, और उन्होंने किसी को दे रखा है बैंक ने, तो क्या दे पाएंगे। तो बैंकिंग सिस्टम भी वहां क्या हुआ, कोलैप्स करने लगा। वहां क्या हुआ, बैंकिंग सेक्टर भी कोलैप्स करने लगा। अब देखो 3 देश हैं, एक कौन है, यूएसए, ये इस समय तक चौधरी बन चुका है, राइट। ये विश्व का क्या है, लीडर बन चुका है, इकोनॉमिक लीडर बन चुका है, क्योंकि सबको ब्याज दे रहा है। ब्रिटेन रूल कर रहा है दुनिया पर, ठीक है अभी, लेकिन उसको ऋण दे रहा है। जो ये बताओ, राजा महान होता है राजा जो बना सके, जो राजा बना सके। तो ब्रिटेन की ये स्थिति इस समय है। तो ब्रिटेन यूएसए का, सॉरी यूएसए की ये स्थिति है। अब इसमें क्या होगा कि ब्रिटेन जो है, यहां पर क्या है, ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन इनको किससे ऋण चाहिए, यूएसए से। तो अगर यूएसए प्रभावित होगा तो ब्रिटेन प्रभावित हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। और इंडिया क्या है, इसकी कॉलोनी है। इंडिया क्या है, किसकी कॉलोनी है, ब्रिटेन की कॉलोनी। तो क्या इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो सब क्या होंगे इस ट्रैप में, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी आ जाएगी, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इसमें आ जाएगी, राइट। यहां क्या होगा, प्रभाव किस पर पड़ता है, पहले प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होगा, डिमांड ही कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम हो गई, भाई पैसा होगा तब ना मांग करोगे, अगर डिमांड कम हो गई, मांग कम हो गई, तो प्रोडक्शन, उत्पादन कम हो जाएगा। उत्पादन अगर कम हुआ तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इसको बनाते चलना, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट
बढ़ जाएगा और डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ अदर गुड्स, डिमांड ऑफ अदर गुड्स क्या होगी, कम हो जाएगी। अन्य वस्तुओं की मांग भी क्या होगी, इससे कम हो जाएगी। अन्य वस्तुओं की मांग भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अन्य वस्तुओं की मांग भी क्या होगी, कम हो जाएगी। अन्य वस्तुओं की मांग अगर कम हो गई तो ये क्या करेगा, ये और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। ये क्या करेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। तो क्या होगा, यहां भी अनएम्प्लॉयमेंट था, यहां भी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अन्य वस्तुओं की मांग जब कम होगी तो अन्य वस्तुओं का उत्पादन भी कम हो जाएगा। अन्य वस्तुओं की मांग अगर कम होगी तो अन्य वस्तुओं का उत्पादन भी कम हो जाएगा और वो क्या करेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। इस तरह से पूरी इकोनॉमी क्या होगी, ट्रैप में आ जाएगी और सब लोग क्या होंगे, इससे प्रभावित हो जाएंगे। राइट। तो इंडिया पर भी प्रभाव इसका क्या होगा, पड़ेगा। कल तुम्हारी कॉपी अलग थी, आज फिर बदल गई। तुम्हारी पूरी कॉपी हम एक दिन देखेंगे, ध्यान रखना। समझ पा रहे हो इस बात को। तो ये क्या होगा, ग्लोबल रिसेशन आएगा, इससे पूरी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौपट हो जाएगी इस काल में। इसके और भी कुछ कारण हैं, उस पर हम लोग और डिटेल में कल बात करेंगे। अगला चैप्टर कौन सा है इसके बाद, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। ठीक है।